लद्दाख में गलवान वैली में भारत और चीन की सीमा पर तनाव बरकरार है। 15 जून को 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए वहां पे। और हालांकि पहले कहा गया कि बंदी नहीं बनाया गया है किसी को भी। कल शाम में 10 लोगों को चीन ने 10 सैनिकों को रिहा भी किया है। हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल एस एल नरसिम्हन, भारतीय सेना से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, जो कि फिलहाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य भी हैं और भारत में चीन के सबसे बड़े विशेषज्ञों में से एक हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जनरल। थैंक अ, यू, सबसे धन्यवाद पहले धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि हालांकि अब क्योंकि खबरों में लगातार गलवान वैली है तो भारत में लोग जान गए हैं मोटे तौर पे कि कहाँ है गलवान वैली और क्या है। ये भी चीन का कहना है कि गलवान वैली का जो एरिया है, जो रीजन है, वो चीन का कहना है कि ये उनका हिस्सा है। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि ये एरिया के बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएं कि क्या चीन का जो दावा है उसमें कोई तथ्य है और इस तरह की स्थिति वहां पे किस तरह से बनी। ये थैंक यू अंजलि, इस चैनल पे मुझे बुलाने के लिए। ये आपको थोड़ा सा पीछे जा करके इसको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से ये इलाका जो है अभी एक प्रॉब्लम के तौर पे उभर के आया है। सन 1959 में चीन ने एक दावा पेश किया था कि भाई ये यहाँ तक जो है हमारा सीमा है। वो इस बात से निर्भर था कि उसके पहले उन्होंने अक्साई चीन के थ्रू एक पश्चिम हाईवे बना लिया था। जब वो लोग बना रहे थे, क्योंकि उस इलाका जो है काफी कठिन था और उस इलाके के अंदर हमारा पेट्रोल जाते नहीं थे, तो हमें पता चला बाद में, उनका रोड बनने के बाद में हमें पता चला कि ये रोड बन गया है। तो अभी जो है उनका जो दावा था सन 1959 में और 1960 में दोनों तकरीबन बराबर है, एक दो जगह पे थोड़ा सा फर्क है। तो हम 1960 को ही हम मान के चलते हैं कि ये जो है इनका क्लेम लाइन है। तो वो इसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने किया कि ये जो वेस्टर्न हाईवे उनका है, पश्चिम हाईवे जो है, उसके लिए उनको डेप्थ चाहिए। वो डेप्थ तभी बनेगा तब इस लाइन जो उन्होंने जो दावा किया था उस लाइन के ऊपर जब आएंगे तब उसका ठीक तरीके से उसका प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ये शुरू से ये का एक कारण है इस इलाके के अंदर जो तनाव बना हुआ है। आपने ये भी देखा होगा कि इस इलाके के अंदर 2013 के बाद में ये जो है तीसरा जो इंसिडेंट है जो काफी बड़े मात्रा में हो रहा है। 2013 में देप्सांग में हुआ था। देप्सांग जो है ये गलवान से और उत्तरी दिशा में है और काराकोरम हाईवे से साउथ ईस्ट के दिशा में है। देप्सांग बल्च की बात कर रहा हूँ। ये जो अभी गलवान वैली में जो ये प्रॉब्लम भी शुरू हुआ है, ये जो है हमारा ही इलाका है। उसके अंदर उनका जो दावा था वो कुछ हटके था जी। पूरब की दिशा में कुछ हटके था। तो अभी उनका उनका ये है, उनका कहना ये है कि ये जो गलवान वैली रीजन बोला उन्होंने, गलवान वैली पूरा नहीं बोला, गलवान वैली रीजन बोला। रीजन जो है एक आम इलाके को जाहिर करता है। तो ये उनसे अभी चेक करना पड़ेगा कि रीजन का क्या मतलब निकलता है इसका। हालांकि वो तो बाद में आएगा, जो परखना है इसको वो बाद में आ सकता है। लेकिन ये गलवान वैली एक जगह है, उसके दक्षिण में अगर आप आएंगे तो एक पानकुंगसो एक लेक है जो 135 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 45 किलोमीटर जो है भारत के अंदर है और बाकी चीन के अंदर है। ये भी एक तनावपूर्वक एरिया पहले भी था। अगर आप थोड़ा सा यादाश्त आपका पीछे ले जाएंगे तो 2017 में जब डोलम में प्रॉब्लम हो रहा था, उस समय पे ये पानकुंगसो के उत्तरी जो किनारा है उसके ऊपर ये पत्थरबाजी भी चला था। उस समय पे पहली बार भारत और चीन के फोर्सेस के बीच में ये पत्थरबाजी भी चला था। तो ये इस इलाका जो है तनावपूर्वी रहा, 2013 के बाद में रहा। इस बार जो है जो हुआ उसमें थोड़ा फर्क है पहले वाले से और इसमें थोड़ा अंतर है। वो अंतर ये है कि पिछली बार जब भी हादसे हुए हैं वो अकेला एक जगह पर हुआ है, लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो हर जगह पर तकरीबन साइमल्टेनियसली एक ही समय पर ये कार्रवाई हुई है। पहली बात तो ये। दूसरा, पहले जब इंसिडेंट होता था एक जगह पे तो हम मान सकते थे कि ये लोकल कमांडर ने जो है वो इसको
ऑर्गेनाइज किया होगा। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे सिक्किम में भी हादसा हुआ है जी। पानपुंगसो में हुआ है, गलवान में भी हुआ है। इससे क्या पता चलता है कि ये ऊंचा लेवल पर इसका तैयारी की गई। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है, तीसरा जो इनका जो संख्या जो आया, पीएलए का संख्या जो हमारे सामने आया वो पहले से काफी ज्यादा है। ये तीसरी बात। चौथा बात यह है कि जो अग्रेसिव बिहेवियर, जो जो आक्रामक जो एक एक रवैया है, वो इस बार जो है काफी ज्यादा है पहले से। तभी आपने देखा होगा गलवान में 15 तारीख को काफी हमारे 20 लोग मरे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी तरफ कोई कैजुअलिटी नहीं है, उनकी तरफ भी काफी कैजुअलिटी हुई है। तो इस प्रकार का एक माहौल अभी बना हुआ है। 6 जून को क्या हुआ कि लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पे बातचीत हुई और मान लिया गया था कि ये डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू करेंगे। अलग अलग जगह पर जब बातचीत करके किस प्रकार से ये डिसएंगेजमेंट करना है उसके ऊपर डिस्कस करके किया जाएगा। जब 15 तारीख को इस प्रकार का एक कार्रवाई हो रहा था, हमारे जो टुकड़ी जो गई थी वहां पर चेक करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि चीनियों ने अपना इलाके की तरफ आकर के एक तंबू बना हुआ था, तंबू लगा दिया था। हमने जाके उसका प्रोटेस्ट किया तो उन्होंने तंबू तो छोड़ के वो लोग चले गए। तंबू को हमने निकाल दिया और अपना तंबू वहां लगाना शुरू किया। 1 घंटे के अंदर जो है, 1 घंटे या जितना भी टाइम लगा, ज्यादा मात्रा में लोग जो है वहां पे आए। वहां पे आने के बाद में फिर वो हाथापाई हुई और मारपिटाई हुआ, जिसमें दोनों साइड से कैजुअलिटीज हुई। उसके बाद में अभी क्या हुआ वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद में जमीनी लेवल पर बातचीत होती रही, जमीनी लेवल पर डिसएंगेजमेंट भी हुआ, आमने सामने के बदले में गैप है अभी, और बातचीत चल रही है। एक शांतिपूर्वक है लेकिन वहां पे तनाव है। इस प्रकार का एक माहौल जो है वहां पर अभी मौजूद है। 15 जून का जो इंसिडेंट हुआ, जिस तरह की डिटेल्स आए हैं, आधिकारिक रूप से बहुत कम सरकार ने डिटेल्स दी हैं, सिवाय इसके कि 20 सैनिक शहीद हुए हैं। किस तरह से हुए उसके बारे में बहुत कम कहा है। कहा कि सब जीरो टेम्परेचर के कारण हर्ट हुए हमारे सोल्जर्स। बहुत सारे सोल्जर्स एडमिटेड हैं अभी भी हॉस्पिटल में। पर जैसी जैसी डिटेल्स आ रही हैं, ये भी आ रहा है कि क्लब्स जिसपे कि बार्ब्ड वायर लगा हुआ था उसका इस्तेमाल हुआ। पत्थरबाजी, जैसा कि आपने कहा, पहले भी हो चुकी है भारत चीन सीमा पे। जिस तरह से ये पूरा इंसिडेंट हुआ, टू प्रोफेशनल आर्मीज एंगेजिंग लाइक दिस, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये एक फौजी कार्रवाई नहीं है। ये फौज जो है, फौज का जो सिखलाई है और फौज का जो काम करने का तरीका है, वो इस प्रकार का बिल्कुल भी नहीं है। ये जो है पहले 500-600 साल पहले जब बारूद वगैरह नहीं डिस्कवर हुआ, इन्वेंट हुआ, उसके पहले का जो इस प्रकार का लड़ाई होता था, आपने भी देखा होगा, बाले से या तलवार से या डंडा से या पत्थर से, जो भी है, ये एक फौजी कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसको देखना चाहिए दूसरा तरीके से। वो ये है कि हमारे बीच में एक समझौता किया गया था कि इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर बंदूक का निशाना नहीं लगाएंगे। वो सिर्फ हमने नहीं पालन किया, उन्होंने भी पालन किया। चीनियों ने भी, चीन का फौज ने भी फायर नहीं खोला उस दिन 15 तारीख को। ये दक्कम दक्का से लेकर के फायरिंग के थोड़ा नीचे लेवल तक ये कार्रवाई जो है चल रही। अगर गलती से भी उस दिन अगर फायर खुल जाता, आप ही देख सकते हैं, अंधेरे में 300-400 लोग भिड़े हुए हैं बीच में, उनके बीच में अगर फायर खुल जाती तो आप यकीन कर सकते हैं कि कितना कैजुअलिटीज हुआ होंगे उस दिन। तो वो एक किस्म से अच्छा हुआ कि ये फायर नहीं शुरू हुआ, लेकिन ये भी अच्छा नहीं है कि इस प्रकार कैजुअलिटीज नहीं होना चाहिए जो हो गए हैं। आगे इसको हमको परखना चाहिए कि किस प्रकार से इसका कार्रवाई करना चाहिए और किस प्रकार से इसके लिए तैयारी होनी चाहिए। जी। तो वहीं अगर हम भारत चीन सीमा की तरफ देखें तो पिछले कुछ वर्षों में लगातार ट्रांसग्रेशंस, जैसा कि हम कहते हैं, ट्रांसग्रेशंस बढ़ते रहे हैं। क्या इसमें आप कोई पैटर्न देखते हैं? क्योंकि चीन की 5 फिंगर्स जो पॉलिसी थी उसके बारे में भी बात अभी वापस होनी शुरू हुई है, जब ये इंसिडेंट हुआ है जिसमें कि काफी सारे एरियाज को चाइना क्लेम करता है। तो क्या आप कोई पैटर्न देखते हैं इसमें? ये अगर आप जो ट्रांसग्रेशन या इंट्रूशन जो भी आप समझते हैं, वो नफरी जो है पार्लियामेंट में हर साल
ऑलमोस्ट दिया जाता है। अगर आप परख के देखेंगे तो कुछ साल में तो बिल्कुल भी आधा ना फ्री में हो जाता है, कुछ साल में ज्यादा हो जाता है। तो पैटर्न की तरफ से अगर आप देखेंगे तो पैटर्न आपको मिलेगा नहीं। लेकिन ये मान के चलना चाहिए कि पिछले साल ये पार्लियामेंट में भी ये स्टेटमेंट दिया गया था पीछे कि पिछले साल जो है तकरीबन 660 के करीब जो है इस प्रकार का इंट्रूशन हुए। तो ये इंट्रूशन इसलिए होते हैं कि हमारे दोनों के बीच में, भारत और चीन के बीच में एक अग्रीड बाउंड्री नहीं है हमारे पास। वो बाउंड्री जो है ठीक तरीके से नियुक्त की नहीं गई है। तो इस वजह से जब तक ये पूरा जो बाउंड्री का जो सवाल है, वो जब तक उसका सवाल ठीक तरीके से मिल नहीं जाता, जब तक हम उसको ठीक तरीके से जमीन पे लगा नहीं देते, तो इस प्रकार का हादसा होने का अंदेशा है और हमको तैयार रहना चाहिए। तो इसके साथ ही टॉक्स चल रहे थे गलवान वैली में, कल तक टॉक्स में हैं, आज नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर शायद सोमवार से फिर से टॉक्स शुरू होंगे। किस डायरेक्शन में आपको लगता है कि यहाँ से बातचीत जा सकती है? क्या आगे किस तरह की स्थिति आप उभरते हुए देखते हैं इस पूरी स्थिति को देखते हुए? ये आपने देखा होगा कि कई किस्म के जो रिपोर्टिंग जो है मीडिया में होती है, खास करके काफी चीजें जो मीडिया में आती हैं वो सही नहीं है। लेकिन मैं जहां तक ये देखता हूं कि ये जो बातचीत के बारे में भी सवाल किया जाता है कि भाई उन्होंने माना नहीं तो आगे क्या होगा, आगे बातचीत की जरूरत नहीं है, हम लड़ाई का कार्रवाई शुरू करते हैं। तो इस प्रकार का जो है ये बेजिम्मेदारी एक रवैया है, वो हमारे पास नहीं होना चाहिए। क्योंकि लड़ाई जो है सबसे आखिरी रास्ता है। वो उसको अपनाने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है, उसके ऊपर लूजली नहीं बात करना चाहिए। मैं किस प्रकार से ये टॉक जाता है उसके बारे में जैसे देखता हूँ, लोग बोलते हैं कि दो टॉक हो गए हैं, अभी हुआ नहीं है, तो आगे क्या होगा। अगर आपका याद दोबारा पीछे ले चलिए तो 1986 में जो समद्रुंगचू में हुआ था, चीनी आए थे जब हमारा विंटर पोस्ट हमने वेकेट किया था आईबी ने, तो उन लोग आ गए थे अंदर। उसको निकालने के लिए हमको काफी साल लगे, कई राउंड बातचीत चली। अभी हाल ही में नजदीक में देखिए 2017 में डोलम में क्या हुआ था, 72 दिन जो है उसके बाद में वो हल निकला। लेकिन वो 72 दिन के अंदर कई बार जो है ये बातचीत हुई बीच में। तो हमको ये निराशा नहीं होना चाहिए कि इस प्रकार से एक दो बार बात में आगे नहीं बढ़ी तो इसका मतलब उसको छोड़ दें और दूसरा कार्रवाई शुरू करें। हमको ये चलता रहना चाहिए। ये दोनों देश के लिए अच्छा है कि हम इसको ठीक तरीके से, पीसफुल तरीके से इसको सुलझा लें। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी जाके पीसफुल तरीके से ये सुलझा जा सकता है और डिसएंगेजमेंट प्रोसेस जो है, जो 6 तारीख को अग्री हुआ था, उसको हम अमल करना चाहिए। तो भारत और चीन की सीमा पर अभी भी तनाव की स्थिति है, लेकिन उम्मीद यही करनी चाहिए कि ये तनाव की स्थिति जल्दी से जल्दी डिफ्यूज हो और बातचीत के जरिए ये दोनों देश, जो कि दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड देश हैं, कोई हल निकाल सके। लेफ्टिनेंट जनरल नरसिम्हन, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंजलि।